Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Dr. Irshad, and I'm here to discuss another chapter from your class 12 board series. This time, the chapter is Genetics and Evolution, and the chapter carries a total of 12 marks. Very important chapter. आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज़रूरी मिलेगा इसमें से. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड राइट हियर, और यू कैन लॉग ऑन टू दीज लिंक्स डायरेक्टली. इट विल टेक यू टू द टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने जेनेटिक्स से लिया है, और ये क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है आपको. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको हम HGP से डिनोट करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था टू सीक्वेंस द होल ह्यूमन जीनोम. ठीक है ना, इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट. इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट which was launched to sequence the human genome, human genetic material. हाँ, तो कब लॉन्च किया गया था? It was launched in 1990 by two organizations. Okay, it was launched by two organizations. दो organizations ने लॉन्च किया था इसको. एक तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अक्सर पूछा जाता है किन्होंने लॉन्च किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 1990 में. ओके, अब प्रोजेक्ट वाज सपोज्ड टू बी 13 ईयर प्रोजेक्ट. इट वाज सपोज्ड टू बी 13 ईयर प्रोजेक्ट. तो 13 साल में कंप्लीट करना था इसको, एंड 2003 में इसको कंप्लीट किया गया. बट स्टिल एक क्रोमोसोम ऐसा था जो 2003 में भी कंप्लीट नहीं हुआ था. ठीक है ना, वो हम नोट करेंगे यहाँ पे कि क्रोमोसोम 1 जो है, उसको क्रोमोसोम 1 जो है वो इनकम्प्लीट था 2003 में भी, तो उसको कंप्लीट किया गया था फिर 2006 में. दैट वाज कंप्लीटेड इन May 2006. ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे. नाउ आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग इनिशियली की थी दो ऑर्गेनाइजेशन. इनिशियली की थी एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम था वेलकम ट्रस्ट. इनिशियली इट वाज फंडेड बाय वेलकम ट्रस्ट, बट लेटर ऑन सेवरल अदर कंट्रीज ज्वाइनड टू फंड दिस प्रोजेक्ट. तो कौन कौन सी कंट्री ने किया था? लेटर ऑन चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने भी दे ऑल्सो फंडेड दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इनिशियली जब आप इस क्वेश्चन को लिखो तो पहले ये इंफॉर्मेशन मेंशन कर लेना. अब देखो, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज दिस कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है ना, तो HGP इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. हाँ, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. हाँ, तो कौन कौन से रीजंस है? तो नंबर वन, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत थी. ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वाज वेरी हाई. द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वाज हाई. ठीक है ना, तो $3 पर बेस पेयर कॉस्ट था, जिसके हिसाब से ऑलमोस्ट $9 बिलियन का खर्चा इसमें आ रहा था. ऑब्वियसली इससे ज़्यादा खर्चा आया होगा, तो लेकिन $9 बिलियन 1990 में इसके लिए फंडिंग करनी थी, तो इस वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट था. नंबर 2, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड वाज वेरी हाई. तो जो इंफॉर्मेशन से जनरेट होने वाली थी वो भी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है ना, तो अबाउट 3300 बुक्स एस्टिमेट किए गए थे जनरेट होंगी, ईच हैविंग 1000 पेज एंड ईच पेज हैविंग 1000 लेटर्स. ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट होने वाला था. इसके अलावा इक्विपमेंट एंड लेबर वगैरह वो सब भी बहुत ही ज़्यादा इसमें लगता. कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत एडवांस्ड लगती. तो ये सब चीज़ों की वजह से भी ये मेगा प्रोजेक्ट बना. ठीक है, नाउ आपको मैं बता दूं
कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, इसके बहुत सारे गोल्स थे। जब ये स्टार्ट किया गया था तो इस बहुत सारे गोल्स रखे गए थे, ठीक है ना। तो बिफोर वी डिस्कस व्हाट वी जनरेटेड फ्रॉम दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम थोड़ा सा गोल्स लिख लेते हैं, गोल्स ऑफ एचजीपी, ठीक है ना। तो नंबर 1 गोल जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो यही था कि सारे के सारे जो बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम में, उनको सीक्वेंस करना है, ठीक है ना। टू सीक्वेंस 3 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है ना, सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है। नंबर 2, सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना है। टू आइडेंटिफाई 20 to 25,000 जीन्स, जितने एस्टिमेटेड जीन्स थे, ठीक है ना। नंबर 3, ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती, ठीक है, इसको बाकी सेक्टर्स में ट्रांसफर करना था। टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अदर सेक्टर्स, तो बाकी सेक्टर्स में ये सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना था, ठीक है। नंबर 4, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, जो भी इंफॉर्मेशन यहां से जनरेट होने वाली थी उसको डाटाबेसेस में स्टोर करना था, ठीक है ना। एंड नंबर 5, टू एड्रेस ELSI, इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, जो भी इथिकल लीगल सोशल इश्यूज इससे होने वाले थे उनको भी एड्रेस करना था। तो जब आप इस क्वेश्चन को लिखो, ये सारी गोल्स को भी पहले मेंशन कर लेना। नाउ आपको बता दूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअली 2 मेथडोलॉजीज पॉसिबल थी, ठीक है। एक तो है एक मेथडोलॉजी जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस, एंड दूसरी एक मेथडोलॉजी है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है ना। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेथडोलॉजी यूज की गई एचजीपी में, ठीक है ना। तो 2 मेथडोलॉजीज थी जिनमें से फिर एक ही को फॉलो किया गया। 2 मेथडोलॉजीज थी। एक मेथडोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एंड दूसरी मेथडोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस एनोटेशंस। देखो, एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स में क्या किया जाता है कि जो सीक्वेंस कोड करती है प्रोटीन्स के लिए, सिर्फ उसी को हम, उसी के बेस पेयर्स हम डिटरमाइन करेंगे। वाइल सीक्वेंस एनोटेशंस में क्या करते हैं कि हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, फिर बाद में असाइन करते हैं कि कोडिंग कौन है और नॉन कोडिंग कौन है, ठीक है ना। तो इसमें ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग जीनोम इज सीक्वेंस्ड, ठीक है ना। लेकिन इसमें होल जीनोम इज सीक्वेंस्ड, इसमें होल जीनोम इज सीक्वेंस्ड, एंड देन असाइन किया जाता है कोडिंग कौन है और नॉन कोडिंग कौन है। और आप याद रखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की थी, तो ओनली सीक्वेंस एनोटेशंस वाज फॉलोड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, ह्यूमंस के अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को सीक्वेंस किया गया है, ठीक है ना। तो वो लाइक सिनोरॉप्टाइड्स, ड्रोसोफिला वगैरह वगैरह, तो उन सब का भी जीनोम सीक्वेंस किया गया था, लेकिन वो हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में जब आप आंसर लिखो तो आप ये यहाँ से स्टार्ट करना, एंड आप उसके बाद आप ये मेंशन कर लेना मेगा प्रोजेक्ट क्यों है ये, उसके बाद आप इसके गोल्स मेंशन कर लेना, उसके बाद ये मेथडोलॉजीज मेंशन कर लेना, ठीक है ना। बाद में आएंगे हम अब लास्ट पे साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, साइलेंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, ये लिख के फिर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या पता चला हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? देखो भाई, पहले ही पता चला कि हमारे जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 बिलियन। तो नंबर 1 पॉइंट क्या पता चला, ह्यूमन जीनोम जो है दैट हैज 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, यानी कि 3 बिलियन ऑलमोस्ट। दूसरी बात ये पता चली कि हमारे पास अबाउट, हमारी इस जीनोम में 30,000 जीन्स है, ठीक है ना। दूसरा चला पता कि आवर जीनोम हैज अबाउट 30,000 जीन्स, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको हमें सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है। तीसरी बात ये पता चली कि हर एक जीन जो होता है ऑलमोस्ट, ई जीन हैज एवरेज ऑफ 3000 बेस पेयर्स, हर एक जीन में ऑलमोस्ट 3000 बेस पेयर्स है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन पता चली। नेक्स्ट थिंग,
ये पता चला कि जो लार्जेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन जो है दैट इज डिस्ट्रोफिन, वो डिस्ट्रोफिन है। एंड डिस्ट्रोफिन इज लोकेटेड ऑन, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। एंड उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है। ऐसे ही पता चला कि जो स्मॉलेस्ट जीन है दैट इज TDF ऑन वाई क्रोमोसोम, उसमें सिर्फ 14 बेस पेयर्स है, ठीक है। इसी तरह हमें पता चला कि जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो है दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, उस पे 2968 जीन्स है, ठीक है ना। इसी तरह हमें पता चला पॉइंट नंबर 7 कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है दैट इज वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, उसमें 231, ओनली 231 जीन्स है। तो 3164.7 बेस पेयर्स है, 30,000 जीन्स है, 3000 बेस पेयर्स है पर जीन। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है, स्मॉलेस्ट जीन TDF है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम क्रोमोसोम 1 है और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम क्रोमोसोम Y है। इसके अलावा हमें पता चला कि लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन कोडिंग जीनोम लेस देन 2% है, 2% से भी कम है। इसके अलावा पता चला कि फंक्शन इज अननोन, अननोन फॉर अबाउट 50% ऑफ DNA। 50% जीनोम का फंक्शन अभी हमें पता नहीं है, उसका फंक्शन हम डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है, ये पता चला हमें। एंड और एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पता चली कि a large portion of DNA, a large portion of DNA comprises of या is comprised of repetitive sequences, यानी कि वो रिपीटेटिव DNA है, ठीक है ना, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, ठीक है ना। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी केम टू नो आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स भी डिस्कवर किए, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इफ़ यू राइट ऑल दीज पॉइंट्स तो आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। मैंने जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इसमें से कम कर दी है, सो दैट आप इसको बोर्ड के रिगार्डिंग अच्छे से रिवाइज कर पाओ और आप उतना ही लिखो जितना आप वहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है ना। ऐसे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट एवरीथिंग दैट इज अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उतना ही लिखना है वहाँ पे जितने से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जितने से आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सिकल सेल एनीमिया। इस पे एक छोटा सा नोट लिखना है। यूजुअली ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए डिजीज, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है ना, विच ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है ना। बीटा ग्लोबिन जीन हमारे हेमोग्लोबिन में होता है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है ना, उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक जगह पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे चेंज हो जाती है? यू ऑल नो दैट 6th पोजीशन पे चेंज हो जाती है। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ जाता है, ठीक है ना, और उसी से सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा बीटा ग्लोबिन जो है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया, SCA जिसको हम लिखते हैं, इट इज़ ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज caused by mutation of beta globin gene of hemoglobin। और ये किस क्रोमोसोम पे होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ठीक है। चलो अब क्या होता है इस बीटा ग्लोबिन जीन पे, यही आपको एक्चुअली पूछते हैं, ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है, अमाइनो एसिड एक है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन एट 6th पोजीशन। 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन में ग्लूटामिक एसिड के बदले कौन आ जाता है? वैलिन आ जाता है। नाउ नॉर्मल हेमोग्लोबिन को HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। HbA इज द नॉर्मल हेमोग्लोबिन, एडल्ट हेमोग्लोबिन। लेकिन जब ये म्यूटेशन आ जाती है तो हम फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। HbS इज द सिकल सेल हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो HbS बन जाता है।
नाउ एज यू नो कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो इस डिजीज का फुल एक्सप्रेशन तभी होगा जब दोनों ही जीन्स म्यूटेट हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही जीन्स में HBS आ जाएगा, ठीक है ना। तो द पर्सन इज affected when both genes और HBS यानी कि कौन सी कंडीशन होगी, ऐसे होमोजाइगस रिसेसिव HBS, ठीक है। अब देखो दिस सिकल सेल हेमोग्लोबिन इज वेरी अनस्टेबल। नॉर्मली आरबीसी जो होती है ना, आप सबको पता होगा, नॉर्मली आरबीसी होती है लाइक दिस, बाइकनकेव। लेकिन ये सिकल सेल हेमोग्लोबिन जिसमें होगा, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। ये सिकल सेल हेमोग्लोबिन बहुत अनस्टेबल है ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रेस। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है ना, उस वक्त क्या हो जाता है, ये सिकल सेल हेमोग्लोबिन HBS जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है आरबीसी के अंदर। एंड जब ये आरबीसी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है तो पॉलीमराइज हो जाता है, तो आरबीसी की शेप कुछ ऐसी हो जाती है, यानी सिकल के जैसी हो जाती है, ठीक है ना। सो व्हाट हैपन्स, HBS गेट्स प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीजन स्ट्रेस, ठीक है ना, एंड precipitated या बोल सकते हो polymerized during oxygen stress and changes the shape of RBCs to sickle like तो sickle like shape आ जाती है RBCs की। अब ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज है, ठीक है ना, इनका क्या प्रॉब्लम है, ये फ्लो नहीं कर पाते हमारे ब्लड में अच्छे से, ठीक है ना। ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। जो सिकल शेप्ड आरबीसीज है, सिकल शेप्ड आरबीसीज गेट clogged in blood vessels and create various problems और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर देते हैं, ठीक है ना। दे क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट की वेसल में मान लो सिकल सेल आरबीसी जो है ना क्लॉग हो गई, तो इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। अगर ब्रेन की वेस्कुलेचर में ये क्लॉग होगी तो इट कैन लीड टू स्ट्रोक। अब किसी और ऑर्गन के वेस्कुलेचर में ये क्लॉग हो गई तो इट कैन लीड टू पेन और डेथ ऑफ दैट ऑर्गन, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, गैंग्रीन हो सकता है लिम्ब्स का, ठीक है ना, डेथ हो सकती है लिम्ब्स की, एटसेट्रा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अब क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है वो हम अगर टिश्यू बाय टिश्यू डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर यू पीपल अगर आपको सिकल सेल एनीमिया क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। मैंने बोला यूजुअली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आंसर ही आएगा, तो इतना काफ़ी होगा। सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन क्रोमोसोम 11 पे होता है। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS है। और जिस पर्सन में जो पर्सन अफेक्ट होगा उसके यूजुअली दोनों जीन्स जो होते हैं वो HbS टाइप होते हैं, ठीक है ना। एंड जैसे कि मैंने बोला HbS जो है ना बहुत ही अनस्टेबल हीमोग्लोबिन है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीजन स्ट्रेस, एंड उससे फिर क्या हो जाता है, उससे ये आरबीसीज की शेप को चेंज कर देता है, सिकल लाइक आरबीसीज बन जाते हैं। और सिकल लाइक आरबीसीज आर नॉट एबल टू flow properly in the vasculature, they get clogged and blood vessels and create various problems like heart attack, stroke, gangrene, etc. ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वन ऑफ द ट्राइजोमीज जो आपने पढ़ी होंगी, तो डाउन सिंड्रोम। अक्सर डाउन सिंड्रोम बार बार क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम एक ट्राइजोमी है, ठीक है। इसको लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था। सो इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई लैंगडन डाउन, इसीलिए इसको फिर डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया, ठीक है ना। और है क्या बेसिकली, इट इज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइजोमी क्या होता है कि नॉर्मली 2 कॉपीज होती है आपके पास 21st क्रोमोसोम की, यहाँ पे 3 कॉपीज होंगी आपके 21st क्रोमोसोम की, ठीक है ना। तो दैट इज there are how many copies, that is there are how many copies, 3 copies. Again Down syndrome लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आता है। 3 copies of
21st क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ, अब अगर 3 कॉपीज है 21st क्रोमोसोम्स की, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? शाबाश, तो टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 47। एंड ये 47 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 45 प्लस XX या 45 प्लस XY, ठीक है ना। अगर मेल होगा तो XY रहेगा सेक्स क्रोमोसोम्स, अगर फीमेल होगा तो XX रहेगा, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो 47 टोटल होंगे, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद क्या क्या फीचर्स आते हैं उस इंसान में जिसको डाउन सिंड्रोम होगा? तो फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम एक न्यूमेरिक से याद रख सकते हैं, PROBLEM, प्रॉब्लम, इससे हम इसको याद रख सकते हैं इन फीचर्स को, ठीक है ना। P से आप याद रख लेना, P से आप याद रख लेना प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग, प्रोट्रूडिंग टंग मतलब द टंग इज आउटसाइड द माउथ, टंग थोड़ी सी बाहर को निकली हुई होती है। क्यों? एक्चुअली इनका जॉ छोटा होता है उसी वजह से, ठीक है ना। एंड P से ही आप याद रखना सिंगल पाल्मर क्रीज, पाल्मर क्रीज, तो ये पाम होता है, इस पे बहुत सारे क्रीजेस होते हैं, तो इनको एक ही क्रीज होती है, सिंगल पाल्मर क्रीज। R से आप याद रखना राउंड हेड, तो हेड की शेप यूजुअली राउंड होती है। O विल राइट O लाइक दिस, O को हम यूजुअली इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। O को आप ऐसे याद रखोगे। तो व्हाट इज दिस शेप? दिस इज द शेप ऑफ द हार्ट। तो एक्चुअली इनमें डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं ना, इनमें बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक हार्ट में होल्स होंगे, ठीक है ना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हार्ट इंडिकेट करता है कि इनमें बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। बी से ब्रॉड फेस, ठीक है ना, फेस इज ब्रॉड, ठीक है ना, ब्रॉड फेस होता है इनका, ठीक है। तो L, ठीक है ना, L से आप याद रखोगे लो सेट ईयर्स, नॉर्मली जो इनके ईयर्स होते हैं वो थोड़ा सा नीचे होते हैं नॉर्मल इंसान के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, लो सेट ईयर्स होते हैं। E से आईज, आईज आर स्लांटिंग, स्लांटिंग आईज होते हैं, ठीक है ना, यूजुअली लाइक दिस, स्लांटिंग आईज, नॉर्मली ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होते, स्लांटिंग आईज होते हैं, ठीक है ना। एंड M से मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो ये PROBLEM प्रॉब्लम न्यूमेरिक से आप ये सारी फीचर्स याद रख सकते हो, प्रोट्रूडिंग टंग, सिंगल पाल्मर क्रीज, राउंड हेड, ये हार्ट डिफेक्ट्स, ब्रॉड फेस, लो सेट ईयर्स, आईज स्लांटिंग, M हो गया मेंटल रिटार्डेशन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसका बहुत अच्छे से जवाब लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो जेनेटिक्स पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, जोलॉजी है, ठीक है। तो बाकी का जेनेटिक्स आपने यूजुअली डिस्कस किया होगा आपके बॉटनी सेक्शन में, ठीक है। अब और भी क्वेश्चंस है जेनेटिक्स ऑफ द जोलॉजी में, लेकिन आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। यू विल स्टिल रिवाइज वन टॉपिक जो मैं आपको दे देता हूँ, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, उसको आप थोड़ा सा खुद रिवाइज कर लेना, बट उसके चांसेस बहुत कम है आने के, ज़्यादा चांसेस इन्हीं 3 क्वेश्चंस के आने के हैं, ठीक है। तो अभी हम एवोल्यूशन में आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ से, वो है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ओनली एक्सेप्टेड थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी है, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन, इस थ्योरी को ओपेरिन एंड हाल्डेन ने दिया था, ठीक है ना। नाउ दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी, तो मैं लिख लेता हूँ, इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी। वो एक्सपेरिमेंट भी हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रेस्पेक्ट में। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट? यूरे और मिलर ने किया था। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी, दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी, ठीक है। ओके, नाउ ये थ्योरी तो बिल्कुल लेंथ में डिस्क्राइब करती है, इट इज़ वेरी लॉन्ग थ्योरी, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन ए वेरी लेंथी वे, ठीक है। बट वी हैव टू समहाउ मेक दिस प्रिसाइज एंड प्रेजेंट इट टू in our board papers, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्रिस्प, हाँ। सो इट वाज गिवन बाय ओपेरिन हाल्डेन, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी, एंड इस थ्योरी का आइडिया जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस थ्योरी? हाँ, ये थ्योरी कहती है कि अबायोजेनेसिस ऑकर्ड फर्स्ट, पहली जो लाइफ आई वो अबायोजेनेसिस से आई, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से आई, ठीक है ना। फॉलोड बाय बायोजेनेसिस एवर सिंस, बाद में फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने ही रिप्रोड्यूस किया और इस लाइफ को कंटिन्यू किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अबायोजेनेसिस
occurred first, followed by biogenesis ever since, ठीक है ना। अब देखो ये थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है तीन सिंपल स्टेप्स में, ठीक है ना। द थ्योरी explains evolution in 3 steps. Evolution in 3 steps, 3 स्टेप्स में, ठीक है ना। एक पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं कीमोजेनी, जो आपको मेनली वही आपको लिखना है, वही आपके सिलेबस में है। दूसरा है बायोजेनी एंड तीसरा है कॉग्नोजेनी। और हम मेनली यहां पे फोकस करेंगे कीमोजेनी पे, ठीक है ना। बाद में बायोजेनी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे और कॉग्नोजेनी को भी डिफाइन कर लेंगे क्या हुआ कॉग्नोजेनी में, ठीक है। तो ओपेरन हाल्डे ने दिया एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी है। इट सेज दैट अबायोजेनेसिस ऑकर्ड फर्स्ट फॉलोड बाय बायोजेनेसिस एवर सिंस, एंड 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन करता है कीमोजेनी, बायोजेनी, कॉग्नोजेनी, ठीक है ना। चलो भाई कीमोजेनी को डिस्कस करते हैं। कीमोजेनी का मतलब क्या है? कीमोजेनी इज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिंपल inorganic molecules. So chemogeny refers to formation of complex organic molecules from simple inorganic ones. तो सिंपल इनऑर्गेनिक वंस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनना उसको बोलते हैं कीमोजेनी। तो अब क्या बोलते हैं ये ओपेरन हॉल्डेन? दे से दैट कि जब अर्थ बनी थी उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। इट्स थ्योरी, देयर आर सम फैक्ट्स जो आपको लिखने हैं वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। दे से दैट कि व्हेन अर्थ वाज फॉर्मड इट वाज द टेम्परेचर वाज वेरी हाई, एवरीथिंग वाज इन द गैसियस स्टेट, ओके। फिर बाद में क्या हो गया कि कंडेंसेशन हो गई, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स जो है ना कंडेंस होने लगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है ना। फिर अर्थ का कोर बनाया, मेंटल बनाया, क्रस्ट बनाया और एटमॉस्फेयर बनाया, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि फिर जो क्रस्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे लाइटर एलिमेंट्स जो है ना वो धीरे धीरे जब कूल डाउन होने लगे, उनकी एनर्जी जब कम होने लगी तो वो आपस में रिएक्ट करने लगे, ठीक है ना। और रिएक्शन से कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है ना, जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है ना। तो व्हाट डज दिस कीमोजेनी स्टेट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हाल्डेन क्या हुआ कीमोजेनी के दौरान? अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हाल्डेन, ठीक है ना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, ठीक है ना। सो एवरीथिंग एग्जिस्टेड इन गैसियस एटॉमिक स्टेट, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? स्लोली कंडेंसेशन ऑकर्ड, कंडेंसेशन हुई स्लोली, ठीक है ना। एंड स्लोली कूलिंग हुई, ठीक है ना। ये जो मोल्ट गैसियस स्टेट था, इस मैटर का टेम्परेचर हाई था, स्लोली टेम्परेचर केम डाउन। मैं ऐसे कहूंगा स्लोली टेम्परेचर केम डाउन एंड कंडेंसेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑकर्ड। जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो एलिमेंट्स कंडेंस होने लगे। तो स्लोली टेम्परेचर केम डाउन एंड कंडेंसेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑकर्ड। अब जो कंडेंसेशन हुई वो पहले हैवियर एलिमेंट्स की हुई, तो उन्होंने कोर बनाया। फिर इंटरमीडिएट वेट वाले एलिमेंट्स की हुई तो उन्होंने मेंटल बनाया। फिर उसके बाद लाइटर एलिमेंट्स की हुई तो उन्होंने क्रस्ट बनाया। और जो वेरी लाइट थे वो एटमॉस्फेयर में रह गए स्टिल इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हेयर एलिमेंट्स उन्होंने कोर ऑफ द अर्थ बनाया। जो इंटरमीडिएट वेटेड एलिमेंट्स जो है उन्होंने मेंटल बनाया। एंड जो लाइट एलिमेंट्स है उन्होंने क्रस्ट बनाया। और जो वेरी लाइट एलिमेंट्स है वो रह गए एटमॉस्फेयर में, जिसमें मेनली हाइड्रोजन था, ठीक है ना। उसमें मेनली हाइड्रोजन था, ठीक है। अब
जैसे जैसे टेम्परेचर और नीचे आता गया तो सरफेस एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है ना। एज टेम्परेचर केम डाउन फर्दर सरफेस एलिमेंट्स रिएक्टेड, सरफेस एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया, ठीक है ना। एंड फॉर्मड, और उन्होंने क्या बनाया, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है ना। तो कौन कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, लाइक उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से H2 गैस बनी, लाइक उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर गैस बनी, वेपर स्टेट में था, गैसियस स्टेट में था, लाइक उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस बनी, ठीक है ना। एंड इसी तरह उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से CH4 बनी। ऑल्दो इनका इंडिविजुअल फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट टू मेक इट सिंपल एंड प्रिसाइज हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स बने, हाइड्रोजन वाटर गैशियस फॉर्म, अमोनिया गैशियस फॉर्म एंड दिस मीथेन गैस इन द गैशियस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए जब सरफेस पे एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया इन वेरियस वेज, ठीक है ना। तो इसकी डेप्थ है कैसे इन्होंने रिएक्ट किया, कैसे ये गैसेस फिर प्रोड्यूस हुए, बट उस डेप्थ में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा सिंपल वे में बोलेंगे कि ऐसे ये एलिमेंट्स हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन ली ओपेरन हाल्डेन ने हमें बोला कि जो सारा का सारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इन्होंने एज्यूम किया, इन्होंने एक एजम्पशन ले ली यहाँ पे कि ऑल ऑफ द ऑक्सीजन वाज कंज्यूम्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन गैस नहीं बनी, एंड ऑक्सीजन गैस अगर नहीं बनी तो एटमॉस्फेयर जो था वो रह गया रिड्यूसिंग, एटमॉस्फेयर रह गया रिड्यूसिंग, ठीक है ना, या एनऑक्सीजेनिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एज ऑक्सीजन वॉज consumed in formation of H2O, ठीक है ना। So O2 was absent, hence atmosphere was anoxygenic और रिड्यूसिंग, इसलिए एटमॉस्फेयर जो था वो एनऑक्सीजेनिक था या रिड्यूसिंग था, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, तो एटमॉस्फेयर क्या रहा, एनऑक्सीजेनिक या रिड्यूसिंग, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। इट इज़ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ टेम्परेचर और गिरा, एज टेम्परेचर केम डाउन फर्दर अल्टीमेटली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। तो जो सारा का सारा वाटर गैस है, वेपर फॉर्म जो है, ठीक है ना, वाटर गैस जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू वाटर लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर जब बन गया, ठीक है ना, and that led to formation, ठीक है ना, and that led to formation of water bodies, ठीक है ना, तो उससे वाटर बॉडीज बन गए, ओशंस बन गए, रिवर्स बन गए एंड सो ऑन, ठीक है ना। और इन वाटर बॉडीज को these water bodies are also called as Haldane's hot dilute soups। ये जो वाटर बॉडीज बन गए, these are called Haldane's hot dilute soups। अब ये जो हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप्स बने, वाटर बॉडीज, प्रिमिटिव वाटर बॉडीज बन गए, इनके अंदर ये गैसेस, ये मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए, ठीक है ना। और इनके अंदर अब फर्दर रिएक्शंस होने लगी, ठीक है ना, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनसाइड दीज हॉट डाइल्यूट सूप्स, ठीक है, इनसाइड दीज हॉट डाइल्यूट सूप्स the simple molecules reacted in presence of various catalysts, the simple molecules reacted in presence of various catalysts, like क्या क्या catalysts थे, UV rays थी, ठीक है ना, लाइटनिंग थी, ठीक है ना, टेम्परेचर था, ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस थे एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों ने एज कैटलिस्ट एक्ट किया, ठीक है ना, एंड इनकी प्रेजेंस में सिंपल मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, ठीक है ना। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ complex organic molecules like
carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids etc. तो ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर इन हॉट डाइल्यूट सूप्स में तैयार हो गए. नाउ एज यू नो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए फिर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, बट हाल्डेन एंड ओपैरिन दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी डिटेल. ठीक है ना, जिसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो इन ऑर्डर टू मेक इट शॉर्ट मैंने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, अपने हिसाब से इसको क्रिस्प बनाने की कोशिश की. तो कीमोजेनी क्या है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक वंस. तो ओपैरिन एंड हाल्डेन ने बोला कि टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था जब अर्थ बनी, तो एवरीथिंग वाज इन द गैशियस स्टेट. टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन एलिमेंट्स की हो गई, तो हाइवर एलिमेंट्स कोर बना लिए, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स मेंटल बना लिए, लाइट एलिमेंट्स क्रस्ट में आ गए, वेरी लाइट एटमॉस्फेयर में रह गए. और जैसे टेम्परेचर कम होने लगा, सरफेस एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया, तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, और ऑक्सीजन सारा कंज्यूम हो गया था. तो एनवायरनमेंट एनऑक्सीजनिक या रिड्यूसिंग था. टेम्परेचर फिर से नीचे आया, वाटर फिर गैशियस वाटर कन्वर्ट हो गया लिक्विड वाटर में, और वाटर बॉडीज बन गई जिनको हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप्स बोलते हैं. और अल्टीमेटली इन हॉट डाइल्यूट सूप्स में रिएक्शंस हुई, बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा. और इसी को हम बोलते हैं कीमोजेनी. ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कीमोजेनी. अब नेक्स्ट स्टेप आता है बायोजेनी, तो जिसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, यहां तक आप इसको लिख सकते हो. बायोजेनी में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बोलूंगा, बायोजेनी और कॉग्नोजेनी क्या होता है. ठीक है ना, बायोजेनी में क्या हुआ, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने फिर इन वाटर बॉडीज में क्या किया, ये आपस में इंटरेक्ट किया और इन्होंने बनाए कुछ प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम्स या प्रोटोबायोन्ट्स. ठीक है ना, दे फॉर्मड सम प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम्स कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स. ठीक है ना, फिर वही प्रोटोबायोन्ट्स में जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ और वही बन गए फर्स्ट सेल्स या प्रोटो सेल्स. तो बायोजेनी मीन्स, बायोजेनी रेफर्स टू इंटरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है ना, with each other forming primitive living systems or protobionts, जैसे कि बहुत सारे प्रोटोबायोन्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट किए गए. ठीक है ना, तो सम डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा मे बी. सम डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रोटोबायोन्ट्स include कोसर्वेट्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया. ठीक है ना, माइक्रोस्फीयर्स, वेसिकल्स, ये सारे कुछ प्रोटोबायोन्ट्स हैं जिनको वेरियस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया लैब्स में और दिखाया कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है ना, और फिर बाद में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एंटर्ड प्रोटोबायोन्ट्स. जेनेटिक मटेरियल ने एंटर किया प्रोटोबायोन्ट्स में, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल. फिर बाद में फर्स्ट सेल बन गई जिसको हम बोलते हैं प्रोटोसेल. ठीक है ना, ये हुआ किसमें, बायोजेनी में. ब्रीफली मैंने बोला बायोजेनी क्या होता है. बाद में कॉग्नोजेनी इज सिंपली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोटोसेल. तो बाद में प्रोटोसेल जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो गई. ठीक है ना, प्रोटोसेल जैसे कि पहले कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, फिर ऑटोट्रॉप्स बन गए, फिर ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉप्स बन गए. ठीक है ना, फिर हेटेरोट्रॉप्स, मॉडर्न हेटेरोट्रॉप्स बन गए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स बन गए एंड सो ऑन. वो सारा आता है कॉग्नोजेनी में. ठीक है ना, तो एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न, जब आप इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख लोगे, आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा. तो क्या बोला मैंने, शाबाश. केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो इट वाज गिवन बाय ओपैरिन हाल्डेन, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड थ्योरी है, और ये थ्योरी बोलती है कि पहले एबायोजेनेसिस हुआ फॉलोड बाय बायोजेनेसिस एवर सिंस. और 3 स्टेप्स में आते हैं ये थ्योरी, कीमोजेनी, बायोजेनी और कॉग्नोजेनी. हाँ, व्हाट इज कीमोजेनी? कीमोजेनी इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और अकॉर्डिंग टू ओपैरिन, द इनिशियली टेम्परेचर वाज वेरी हाई, एवरीथिंग वाज इन द गैसियस स्टेट, टेम्परेचर केम डाउन, एलिमेंट्स कंडेंस्ड, forming the core, mantle crust and atmosphere. Then surface elements reacted, forming these gases, and then no oxygen was left out, so atmosphere was anoxygenic, and ultimately temperature came further down, forming water bodies.
and reactions occurred inside these water bodies forming these complex organic molecules. Then biogeny happened, in which we had formation of primitive living systems or protobionts, and then ultimately protocell by formation entry of the genetic material, and ultimately the diversification of the protocell. ठीक है ना? This is about the chemical theory of evolution. Okay, now आते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे, जो मैंने आपको अभी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट. ये किया गया, ये दो साइंटिस्ट ने किया 1953 में, एक तो स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे. ठीक है ना? सो ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया? ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट डन बाय, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर इन 1953. किस लिए किया? इन ऑर्डर टू वेरीफाई कीमोजेनी, ताकि ये जो ओपेरन हाल्डेन की कीमोजेनी है उसको वेरीफाई कर दे. ठीक है ना? कीमोजेनी को वेरीफाई करने के लिए. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली क्या किया? इन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें इन्होंने सिमुलेट किया उन कंडीशंस को जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी. ठीक है ना? दे डिजाइन्ड एन apparatus simulating conditions of primitive earth, simulating conditions of primitive earth, simulating conditions of primitive earth. ठीक है ना? तो मैं आपको वो apparatus बना ही देता हूं, आप अगर ये डायग्राम बना दोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है? तो ऐसा ही apparatus था आपके पास. देखो, इस apparatus के बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लाइक ये यहां पे बॉइलिंग फ्लास्क थी जहां से वाटर वेपर्स बन के आ रहे थे. ये एक वैक्यूम पंप था जिससे हम इसके अंदर का एयर बाहर निकालते हैं. ये कंडेंसर था जो फिर वेपर्स को कंडेंस करता था इनटू लिक्विड. और ये स्पार्क चैम्बर था जहाँ पे मेनली रिएक्शंस हो रही थी. इसमें ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड्स. ठीक है? तो क्या किया गया? इसमें जो यहाँ पे ये स्पार्क चैम्बर है, इसमें कुछ गैसेस रखी गई. ठीक है ना? कौन कौन सी गैसेस रखी गई? ठीक है ना? इसमें H2 रखा गया, इसमें NH3 रखा गया. ठीक है ना? और इसमें क्या बोलते हैं इसको, वाटर तो था ही, H2, NH3 एंड CH4 मीथेन, ये गैसेस रखे गए इसमें. ठीक है ना? और इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से इसमें स्पार्क जनरेट की गई विथ वोल्टेज ऑफ 75,000 वोल्ट, विथ वोल्टेज ऑफ 75,000. हाँ, और ये सिमुलेट कर रहा था लाइटनिंग को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये प्रिमिटिव गैसेस जो थे, ये वही गैसेस है जो ओपेरन हाल्डेन ने बोला बने थे. और इस एपरेट्स को चला गया. कैसे चला गया? इन गैसेस को यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को स्ट्राइक किया गया विद द वोल्टेज ऑफ 75,000 वोल्ट. एंड फिर ये गैसेस यहाँ से पास हुए, कंडेंस हुए और इस ट्रैप में जमा हुए. ये नीचे ट्रैप है. ठीक है ना? ऐसे ही करके 18 डेज तक इस एपरेट्स को चलाया गया और 18 डेज के बाद इस ट्रैप को चेक किया गया. ठीक है ना? इस ट्रैप को चेक किया गया. तो ये डायग्राम आप अच्छे से बनाना. ठीक है ना? ये डायग्राम को अच्छे से देख लेना, ये बना लेना. ये बुक पे भी आपके डायग्राम है. ठीक है? तो वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो. ठीक है ना? तो व्हाट हैपेंड बेसिकली, ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ एपरेट्स तो आपने देख लिए. ठीक है ना? तो एपरेट्स को कैसे टर्न ऑन किया गया? द एपरेट्स वाज टर्न्ड ऑन बाय स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रोड्स, द टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, by striking the tungsten electrodes at 75,000 volts, by striking the tungsten electrodes at 75,000 volts. ठीक है ना? अब अक्सर आपको नीट में पूछा जाता है कि टेम्परेचर ऑफ एपरेट्स कितना रखा गया. टेम्परेचर ऑफ एपरेट्स रखा गया 800 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? और अक्सर आपको पूछा जाता है गैसेस इन स्पार्क चैम्बर, कौन कौन से गैसेस थे स्पार्क चैम्बर में. ठीक है ना? तो वही गैसेस थे जो ओपेरन हाल्डेन ने बोला, H2, H2O, CH4 एंड NH3. ठीक है ना? और आपको ध्यान होना चाहिए कि CH4 इज टू NH3 इज टू H2 रेशियो जो था दैट वाज 2:1:2. ठीक है ना? 2:1:2 रेशियो में
लिए गए, ठीक है ना। आफ्टर 18 डेज contents of trap were checked, contents of trap were checked, तो ट्रैप के कंटेंट्स चेक किए गए 18 डेज के बाद, ठीक है ना। एंड इट वाज फाउंड कि उस ट्रैप में अमाइनो एसिड्स बन गए थे, जो उसमें कुछ फैटी एसिड्स बन गए थे, उसमें कुछ मोनोसेक्राइड्स बन गए थे, जिससे कंफर्म हो गया कि हाँ इन कंडीशंस में कीमोजेनी हो सकती है, ठीक है ना। तो it was found to contain what? It was found to contain, shabash, it was found to contain number A, amino acids. It was found to contain amino acids. It was found to contain fatty acids. It was found to contain certain monosaccharides, ठीक है ना, कुछ simple sugars थे इसमें, etc, ठीक है ना, etc, ये सारी चीजें इसमें देखी गई। 10 व्हाट 10 कन्फर्मिंग कीमोजेनी। इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट ने कीमोजेनी को कंफर्म किया और ओपेरन हाल्डेन की थ्योरी को वैलिडिटी दे दी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट अक्सर आपको पूछा जाता है, तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, यहाँ पे इसका अपैरेट्स भी बना दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आता है आपके पास ये, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आ जाता है, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना, इट कम्स एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो भाई आपने ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में पढ़ा होगा, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में आपने दो तरह के ऑर्गन्स कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी में। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स को टोटली अपोजिट सेट ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है ना। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जिनका ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है ना। सो व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स with same origin and basic structure, with same origin and basic structure. These are the organs with same origin and basic structure, but performing different function in different organisms, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, लेकिन ऑरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। और ये रिप्रेजेंट करते हैं किस एवोल्यूशन को? दे रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कैसे कि एक ही ऑरिजिन से अराइज होने वाले स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन लिख ली आपने, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स लिखोगे, ठीक है ना, एग्जांपल्स लिखोगे इसके। तो एग्जांपल्स क्या है होमोलॉगस ऑर्गन्स के, ठीक है ना। तो पहली एग्जांपल हम प्लांट से लेंगे, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है ना। तो दोनों ही जो है ना, इनका ये दोनों अराइज होते हैं एक्सिलरी बार्ड से, ठीक है। लेकिन थॉर्न्स का काम प्रोटेक्शन है, टेंड्रिल्स का काम क्लाइंबिंग है, तो इसलिए ये बन जाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। इसी तरह फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, देखो ना, हमारे फोर लिम्ब्स जो है ना, मैं इस वक्त अपने फोर लिम्ब्स से लिख रहा हूं, ठीक है। अब चीता होगा वो दौड़ेगा उनने फोर लिम्ब्स से, ठीक है ना। जो वेल होगी, ठीक है, वो उससे स्विमिंग करेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में या बर्ड्स हैं, उनके फोर लिम्ब्स फ्लाइंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऑरिजिन अगर आप अंदर देखोगे और बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप अंदर देखोगे वो सेम होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है फोर लिम्ब्स के डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना। इसलिए ये भी आ जाएंगे इन द कैटेगरी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स काफ़ी रहेंगी बोर्ड के लिए, ठीक है, वरना और भी एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकता हूँ। अभी आएंगे हमारे दूसरे कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। अक्सर हम एनालॉगस टर्म यूज़ करते रहते हैं। एनालॉगस का मतलब होता है सेम फंक्शन, ठीक है ना। तो ये वो ऑर्गन्स है आपके जिनका ऑरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सो दीज आर द ऑर्गन्स विथ डिफरेंट ऑरिजिन and basic structure, but perform same function in different
ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और आप आसानी से आर्ग्यू कर सकते हो, अगर होमोलॉगस हमारे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एनालॉगस हमारे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दे रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये कौन से एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑरिजिन बेसिक स्ट्रक्चर है, द ऑरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है ना, बट फंक्शन इज सेम, बट फंक्शन इज सेम। तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। आप सबको पता होगा स्वीट पोटैटो एक रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। तो अलग अलग ऑरिजिन है लेकिन फंक्शन सेम है, तो इसलिए ये आएंगे एनालॉगस ऑर्गन्स में, ठीक है ना। इसी तरह विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज, विंग्स ऑफ या बटरफ्लाइज क्या, इंसेक्ट्स हम बोलेंगे, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। देखो बर्ड्स के विंग्स जो है ना वो 4 लिम्ब से बनते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के विंग्स जो है ना वो स्किन से बनते हैं या इंटीग्यूमेंट से बनते हैं। तो ऑरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन फ्लाइंग, फ्लाइंग है, इसलिए ये बन जाएंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। 2 एग्जांपल्स अगेन यहाँ पे काफी रहेंगी, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ए नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी, मोस्ट आस्क्ड थ्योरी फ्रॉम द एवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। बहुत आसान थ्योरी है, पहले थोड़ा डार्विन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। बिफोर गोइंग इनटू दिस थ्योरी पहले थोड़ा डार्विन के बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स डार्विन बहुत फेमस है एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन 1809, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था इन 1809, 1809, ठीक है ना। अब देखो ये सारा क्या सारा आइडिया डार्विन को ये एवोल्यूशन का कब बना, ये इसको तब बना, ये थ्योरी का आइडिया इसको तब आया, ये थ्योरी इसने कब इसका जन्म हुआ इसके दिमाग में इस थ्योरी का, जब ये गया था एक वॉयेज पे, ठीक है ना। एक शिप थी HMS बीगल, 1831 में उसमें वॉयेज के लिए गया 5 साल के लिए, ठीक है। उसी वॉयेज में इसको ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बना, ठीक है ना। तो ही गॉट द आइडिया ऑफ थ्योरी of this theory, he developed the idea of this theory from a voyage that he went to in 1831, ठीक है ना। एंड उस शिप का नाम क्या था? व्हाट वाज द शिप नेम्ड? द शिप वाज नेम्ड, अक्सर पूछा जाता है, HMS बीगल, HMS बीगल, ठीक है ना। और it was a 5-year voyage, it was a 5-year voyage and he came back in 1836, 1836। और उस वॉयेज में इसने एक्चुअली क्या किया था, एक आइलैंड इसने विजिट किया था, जिस आइलैंड के नाम थे, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिनका नाम था गैलापागोस आइलैंड्स। और वहाँ पे उसने कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व किया था जिनको हम डार्विनस फिंचेस बोलते हैं, जियोस्पाइजा असल में जिनका नाम है। और उन बर्ड्स को इसने कीनली ऑब्जर्व किया था, उनमें उसने देखा ना था कि उन बर्ड्स का जो बीक शेप एंड साइज़ है वो बहुत डिफरेंट है, और वो अडाप्टेड है टू द टाइप ऑफ आइलैंड दे आर लिविंग इन, टाइप ऑफ फूड दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव आइलैंड। तो इसी में उसने ये जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचिंग डिसेंट का आइडिया उसने डेवलप किया था, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे कि ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स, Galapagos Islands, ठीक है ना, and observed that the birds called Geospiza, ठीक है ना, जिनको Darwin's finches भी बोलते हैं, which are also called Darwin's finches, have different beak shape and size, beak shape and size, otherwise they are similar, ठीक है ना। have different weights, beak and shape and size but otherwise similar, otherwise similar, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल सेम थे दिखने में, लेकिन ये बीक शेप एंड साइज इनका डिफरेंट था, ठीक है ना। एंड इससे उसको दिमाग में अडाप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बना या ब्रांचिंग डिसेंट का कॉन्सेप्ट बना, ठीक है ना। फ्रॉम दैट ही गॉट द आइडिया ऑफ, फ्रॉम दैट ही गॉट द आइडिया ऑफ, got the idea of common ancestry, common ancestry कि सबका ancestor सेम है,
कॉमन एंसेस्ट्री, या जिसको हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, या जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। तो इस सब का आइडिया इसको वहाँ से बना। फिर बाद में लेटर ऑन इसने बहुत सारी पब्लिकेशंस कंसल्ट की, लाइक अल्फ्रेड रसल वेलेस, सॉरी लाइक थॉमस रॉबर्ट माल्थस की पब्लिकेशंस ने कंसल्ट की, वहाँ से और कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव किए, और अल्टीमेटली अब मैं वो सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इट विल बिकम वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो वी हैव टू फिनिश दिस थिंग इन वेरी कंसाइज मैनर, हाँ, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो बोर्ड को के रिगार्डिंग तैयारी करने में, ठीक है। तो ultimately he consulted various publications and published his theory in the year 1859, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसको लिखूंगा, he then consulted various publications to develop various other ideas of this theory, various other concepts, to develop various other concepts, and finally published his theory in 1859, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला डार्विन ने अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी, हाँ, पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है ना, पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी या हेडिंग्स ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है ना। और डार्विन ने सबसे पहले बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तेज़ी से करते तो अपनी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पोस्टुलेट इसकी थ्योरी का था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एट वेरी रैपिड पेस, ठीक है ना, एंड इंक्रीज देयर नंबर, ठीक है ना। और दूसरा पोस्टुलेट डार्विन बोलता है कि रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज इंक्रीज वेरी स्लोली, और कुछ केसेस में इंक्रीज होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक साइड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही रैपिड पेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे साइड से रिसोर्सेज बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, या रिसोर्सेज इंक्रीज हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाता है कंपटीशन में, ठीक है ना। सो इस मैं कहूँगा ऐसे कि अल्टीमेटली इम्बैलेंस ऑकर्स, एंड कंपटीशन अराइजेस, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके का कंपटीशन होता है, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, ठीक है ना, एनवायरमेंटल कंपटीशन एटसेट्रा। अब डार्विन बोलता है कंपटीशन में क्या होगा कि वेरिएशंस चेक होगी, नेचर वेरिएशंस चेक करेगा कंपटीशंस में, एंड जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास बेटर वेरिएशन होगी, ठीक है ना, जो उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, वो ऑर्गेनिज्म प्रमोट होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। वाइल जिस ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल वेरिएशन होगी उसको नेचर जो है ना एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना, उसको नेचर एलिमिनेट करेगा, एंड वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा पॉपुलेशन में, जिसको डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो कंपटीशन में क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स इन दिस कंपटीशन था, या हम ऐसे कहेंगे नेचर ऑपरेट्स ऑन द वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, एंड प्रमोट्स organisms with useful variations, ठीक है ना, while eliminating those with harmful variations, एंड इस सारी चीज को क्या बोला डार्विन ने? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। एंड इट वाज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, by Herbert Spencer, by a scientist named Herbert Spencer, ठीक है ना। अब देखो
एक बार एनवायरनमेंट चेंज हुआ था तो उसमें कंपटीशन हुआ, ठीक है ना, तो उसमें एक तरह का वेरिएशन प्रमोट हुआ, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब बोलता है डार्विन के एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स नेचुरल सिलेक्शन के होते हैं, और अल्टीमेटली बहुत सारे साइकिल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो ग्रैंड डिसेंडेंट है वो बहुत ही चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट एंड दस फॉर्मिंग ए न्यू स्पीशीज, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वेरियस साइकिल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑकर of natural selection sorry various cycles of natural selection occur over thousands of years ठीक है ना, occur over thousands of years and ultimately क्या हो जाता है, ultimately the grand descendant becomes very different फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट, यानी कि जिससे स्टार्ट किया था, जिस पॉपुलेशन से स्टार्ट किया था, बिकम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट, हैंस फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज, तो वो फिर एक नई स्पीशीज को बना देता है, नया स्पीशीज को जन्म दे देता है, ठीक है ना। मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। बोर्ड के लिए आपके लिए इतना सारा काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, रिसोर्सेज बहुत स्लोली इंक्रीज होते हैं, इम्बैलेंस हो जाएगा, कंपटीशन अराइज हो जाएगा, नेचर इस कंपटीशन में वेरिएशंस को चेक करेगा, यूजफुल वेरिएशंस को प्रमोट करेगा, हार्मफुल वेरिएशंस को एलिमिनेट करेगा, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारे नेचुरल सिलेक्शन के साइकिल्स आएंगे ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अल्टीमेटली जो ग्रैंड डिसेंडेंट होगा ही विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट, यानी कि वो नई स्पीशीज बना लेगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट द डार्विनिस्ट थ्योरी, ठीक है। अभी हमारा और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ब्रीफली। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पढ़ने में भी डिफिकल्टी आती है आपको, ठीक है। तो जब भी आपको ये स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आएगा क्वेश्चन, तो टू द पॉइंट आप इसका आंसर लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करोगे क्या क्या स्टेजेस पैलियोंटोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्टेजेस आपके पास डिसिफर किए हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, ठीक है ना। तो द ह्यूमन एवोल्यूशन is comprised of following stages, ठीक है ना। आई होप आपको याद होगा, सबसे पहला फॉसिल जो डिस्कवर किया गया था, या सबसे पहला फॉसिल जिसको हम स्टार्ट करते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, वो है ड्रोपेथिकस, ठीक है। ड्रोपेथिकस के बाद आया था और एक स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं रामापेथिकस के बाद और एक स्टेज आया था जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद और एक स्टेज आया था जिसको हम बोलते हैं होमो हैबिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है होमो हैबिलिस, अक्सर अकेले भी क्वेश्चन आता है, कभी शॉर्ट आंसर। उसके बाद और एक स्टेज आया जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। उसके बाद आया होमो सैपियंस, ठीक है ना। एक्चुअली सैपियंस में 3 तरीके के थे। पहला था होमो सैपियंस, 3 स्पीशीज थे, सब स्पीशीज। होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ये पहला सब स्पीशीज। फिर होमो सैपियंस फॉसिल्स, एंड अल्टीमेटली जो आज हम हैं वी आर होमो सैपियंस सैपियंस। तो एक सीक्वेंस तैयार की गई है ह्यूमन एवोल्यूशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सबसे पहले मेंशन करोगे, ठीक है ना। ड्रोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस फॉसिल्स और होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है ना। तो मेनली इंपॉर्टेंट है हमारा होमो हैबिलिस से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चलो कुछ पॉइंट्स हम इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ड्रोपेथिकस और रामापेथिकस, इन दोनों को पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। रामापेथिकस, ठीक है ना, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे, बोथ एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दोनों का 15 मिलियन ईयर्स अगो लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली ड्रोपेथिक्स का स्टैंडर्ड बुक्स पे 25 मिलियन ईयर्स अगो लिखा होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे इसका, ठीक है। बट हम एनसीईआरटी के साथ इस वक्त जाएंगे तो हम कोई कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते आपके दिमागों में। तो ये एग्जिस्ट करता था, ही एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में
एग्जिस्ट कर रहा था, जो इसकी फॉसिल्स की डेटिंग की गई थी, उससे पता चला कि 15 मिलियन ईयर्स अगो ये अफ्रीका में एग्जिस्ट कर रहा था। और यहाँ भी अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसके फॉसिल्स आधे शिवालिक हिल्स में भी मिले हैं, ठीक है। नाउ इनमें थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है ना। दोनों एप्स के साथ ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, बट ड्रायोपेथिकस ज़्यादा एप्स के जैसा था। तो ड्रायोपेथिकस वाज मोर एप लाइक देन मैन लाइक। तो ये ज़्यादा एप्स को ही रिजेंबल करता था, ठीक है, देन मैन। वाइल जो रामापेथिकस है, ही वॉज मोर मैन लाइक देन एप्स। तो ज़्यादातर ये मैन को ही रिजेंबल कर रहा था रामापेथिकस, ठीक है। अब जो ड्रायोपेथिकस है, द डेंटिशन, इसके जो दांतों की स्टडी की गई, वहां से पता चला कि इसका फूड यूजुअली सॉफ्ट फ्रूट्स था। हाँ, सो ही एट सॉफ्ट फ्रूट्स एज फूड, मेनली सॉफ्ट फ्रूट्स खाता था एज फूड। वाइल इसके दांतों की जो स्टडी की गई, डेंटिशन की स्टडी की गई, वहां से पता चला कि ही एट हार्ड नट्स एज फूड, ठीक है ना। बाकी दोनों में इनका टेट्रापेडल लोकोमोशन थी, दोनों ही अपर लिम्स लोअर लिम्स दोनों यूज़ कर रहे थे लोकोमोशन के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बाकी फीचर्स इनके सेम है। तो ये कुछ फीचर्स आप इन दोनों के याद रखोगे कि दोनों 15 मिलियन ईयर्स को एग्जिस्ट कर रहे थे। ए ड्रायोपेथिकस मोर एप लाइक था, वो मोर मैन लाइक था। ही एट सॉफ्ट फ्रूट्स वाइल ही एट हार्ड नट्स एज फूड, ठीक है। अब इसमें आता है नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो अगेन थोड़ा बुक और स्टैंडर्ड बुक्स में क्लैश होता है, बट हम एनसीईआरटी के साथ ही जाएंगे, बिकॉज आपको यूजुअली उसी से क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपको नीट एग्जामिनेशन में जाओगे। तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस एग्जिस्टेड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, ऑल्दो स्टैंडर्ड बुक्स में 5 मिलियन ईयर्स अगो लिखा होता है। तो अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट कर रहा था इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ईस्ट अफ्रीका में ये एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो पोस्चर था थोड़ा ठीक हो गया था ऑस्ट्रोपेथिकस का। तो ऑस्ट्रोपेथिकस सेमी इरेक्ट था, ठीक है ना। इसका सेमी इरेक्ट पोस्चर था, ही वाज हैविंग सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट पोस्चर मतलब थोड़ा सा ये सेमी इरेक्ट पोस्चर, हाँ, सेमी इरेक्ट पोस्चर। नाउ एक चीज़ इस ऑस्ट्रोपेथिकस के फॉसिल में नोट की गई कि इसकी थोड़ी क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी, मतलब ब्रेन कैविटी जो है ना वो थोड़ी बड़ी थी एज कम्पेयर टू द ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस, ठीक है ना। तो इसकी क्रैनियल कैपेसिटी जो चेक की गई, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट थी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, ठीक है ना। अब ध्यान रखोगे एक बात कि ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस का फूड, अगेन इसका फूड मेनली यही फ्रूट्स था। हाँ, ही ऑल्सो एट फ्रूट्स एज फूड, ठीक है ना। बट कुछ एविडेंसेस हैं वी सजेस्टेड दैट मे बी ही माइट हैव हंटेड और ईटन एनिमल्स, हाँ, बाकी चीज़ें, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। चलो इसके बारे में ये 4 पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है ना। ये 2 मिलियन ईयर से को एग्जिस्ट करता है ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड्स में, ग्रासलैंड्स में। सेमी इरेक्ट पोस्चर था इसका, क्रैनियल कैपेसिटी 500 सीसी थी, और ही ऑल्सो एट फ्रूट्स एज फूड, ठीक है ना। अब आएंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं होमो हैबिलिस, ठीक है ना। होमो हैबिलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होमो हैबिलिस को बोलते हैं टूल मेकर मैन, ठीक है ना। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा था ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो। He also existed almost 2 million years ago, ठीक है ना, in Africa, and he is known as tool maker man. He is known as tool maker man or handyman or skillful man. ये पूछा जाता है कभी कभी कि आपको skillful man किसको बोलते हैं, handyman किसको बोलते हैं, and so on, ठीक है ना। अब ये इसको क्यों बोलते हैं tool maker man या handyman? Because he made tools out of stones. हाँ, तो he made tools out of stones. He made tools out of stones, इसलिए इसको बोलते हैं टूल मेकर मैन, ठीक है ना। इसकी क्रैनियल कैपेसिटी चेक की गई, ज़्यादा थी। क्रैनियल कैपेसिटी जो इसकी थी दैट वाज 650 to 800 सीसी, 650 to 800 सीसी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये वैल्यू, ठीक है। और ध्यान रखना, ऑल्दो ही मेड टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स, लेकिन फिर भी जो एविडेंसेस है वो सजेस्ट करते हैं कि दैट ही प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट।
तो बुक में भी ऐसे ही लिखा गया है, ही प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ठीक है ना। तो यानी कि इसका भी ये फूड जो था ना वो यही वेजिटेरियन था, यानी कि फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो दिस इज अबाउट होमो हैबिलस। अभी नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस एग्जिस्ट कर रहा था अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो होमो इरेक्टस इसको इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसका इरेक्ट पोस्चर था, लाइक अस इरेक्ट पोस्चर। इसकी क्रैनियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी अबाउट 900 सीसी थी। एंड ध्यान रखना इसको जावा मैन भी बोलते हैं, जावा मैन भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड जावा मैन, क्योंकि जावा इंडोनेशिया में इसके फॉसिल्स पाए गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ही ऑल्सो मेड स्टोन्स, he also made tools and probably hunted animals with those tools, and it is said that maybe he discovered fire, evidences suggest करते हैं कि he discovered fire, ठीक है ना। and evidences ये भी suggest करते हैं कि he ate meat as food, ठीक है ना। तो इसका जो फूड था उसमें मीट शामिल था, यानी कि he hunted animals and ate them, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द होमो इरेक्टस, ठीक है। अभी हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज को, जिसमें आता है हमारा होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस। निएंडरथैलेंसिस जिसको हम निएंडरथल मैन भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज निएंडरथल मैन, ठीक है ना, निएंडरथल मैन। और जब हम बुक की बात करते हैं तो ही लिव्ड अबाउट 1 lakh to 40,000 years ago, 1 lakh to 40,000 years ago। तो 1 lakh to 40,000 years ago ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये ही लिव्ड, ठीक है। एंड ध्यान रखना इसकी क्रैनियल कैपेसिटी चेक की गई, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी 1400 सीसी थी, यानी कि बहुत बड़ा दिमाग था इसके पास। एंड इसकी खास बात यह है कि ही कवर्ड हिज बॉडी विथ एनिमल हाइड्स, अपनी बॉडी को एनिमल हाइड्स से कवर करता था, ठीक है ना। मे बी ही हैड ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, एविडेंसेस जो है वो सजेस्ट करते हैं कि शायद इसको रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी था। ही बुरीड द डेड, तो जो मरते थे ये उनको बुरी भी करता था, तो ये इसके भी एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो ये है होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस। ये कुछ पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखोगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जाएंगे होमो सैपियंस फॉसिल्स। होमो सैपियंस फॉसिल्स जिसको क्रोमैग्नन मैन भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैग्नन मैन, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैग्नन मैन, ठीक है ना। ये होमो सैपियंस फॉसिल्स या क्रोमैग्नन मैन जो है ही एग्जिस्टेड अबाउट 34,000 years ago, एंड ये इकलौता स्पीशीज है इस ह्यूमन एवोल्यूशन की सीक्वेंस में जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी हमसे भी ज़्यादा है। तो इसकी क्रैनियल कैपेसिटी जो मेजर की गई है, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी है 1650 सीसी, जो कि हमसे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें देखा गया कि इसको ये यूजुअली केव्स में रहता था और केव्स की दीवारों पे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाता था, ठीक है ना। ही मेड पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स, एंड ऑल्सो ये देखा गया कि ये शायद ऑर्नामेंट्स भी बनाता था आउट ऑफ द एलिफेंट टस्क्स, हाँ, ऑल्सो मेड ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना। एंड इसका जो एक्सटिंक्शन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो इट इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड कि हाउ क्रोमैग्नन मैन और होमो सैपियंस फॉसिल्स वेंट एक्सटिंक्ट, ठीक है। और लास्ट पे हमारा होमो सैपियंस है जिसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम है। तो हमारा एवोल्यूशन मेनली कल्चरल हुआ, ठीक है ना, इन द आइस एज बिटवीन 10,000 to 75,000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो वो सब हमारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ह्यूमन एवोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ का है वो मेनली कल्चरल एवोल्यूशन है जैसे कि हम देखते हैं, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो
इतने सारे स्टेजेस जो मैंने आपको दिए, तो जब आप ये मेंशन कर लोगे तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आता है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें, या तो कभी आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा या तो इनमें से कभी किसी एक का डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस के बगैर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू विल रिवाइज देम। हाँ, तो नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हमारे कुछ लास्ट में कुछ डेफिनेशंस रखे हैं मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, जिसमें कुछ टर्म्स मैंने दी है आपको, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एटाविज्म और हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? छोटा सा डेफिनेशन आ सकता है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इट इज सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ड्यू टू ए चांस इवेंट, ड्यू टू ए चांस इवेंट। तो एक चांस इवेंट की वजह से सडनली जीन फ्रीक्वेंसीज का चेंज होना, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको सिवॉल राइट ने स्टडी किया था, ठीक है ना, इस वजह से इसको सिवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिवॉल राइट इफेक्ट, ठीक है ना, बस इतना लिखना है। एंड अगर आप बोल रहे होंगे सर चांस इवेंट क्या होता है? चांस इवेंट मतलब कोई नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है ना। तो चांस इवेंट के एग्जांपल्स है लाइक ड्रॉट आएगा, ठीक है ना, खुश्क-साली आएगी, ठीक है ना, लाइक फ्लड आएगा, ठीक है ना, लाइक अर्थक्वेक आएगा। ये सब जो है ना, ये सब चांस इवेंट्स हैं जो कभी भी आ सकते हैं, जो कभी जिनका आने जो रैंडम है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस रैंडम है। तो ऐसे इवेंट्स से जब पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, या इसको हम बोलते हैं सिवॉल राइट इफेक्ट, ठीक है। अब देखो दूसरी टर्म ये तो हो गया, दूसरी टर्म है एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है? व्हाट इज एटाविज्म? एटाविज्म को हम रिवर्जन भी बोलते हैं, एटाविज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्जन। तो कभी कभी क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में सडनली एंसेस्ट्रल करेक्टर्स रीअपियर हो जाते हैं, सडनली एंसेस्ट्रल करेक्टर्स रीअपियर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं एटाविज्म और रिवर्जन। सो व्हाट इज एटाविज्म? व्हाट इज एटाविज्म? एटाविज्म इज सडन रीअपियरेंस। एटाविज्म इज व्हाट? सडन रीअपियरेंस। इट इज सडन रीअपियरेंस, ठीक है ना। सडन रीअपियरेंस ऑफ व्हाट? सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, sudden reappearance of ancestral characters, sudden reappearance of ancestral characters, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्जन, इसको हम रिवर्जन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबीज बोर्न विथ टेल्स, ठीक है ना, कोई ऐसा बेबी पैदा हो जाएगा जिसको टेल होगी छोटी सी, तो टेल तो हमारा फीचर नहीं है, इट इज सपोज टू बी एन एंसेस्ट्रल फीचर किसी और स्पीशीज के साथ जिसके साथ हम लिंक्ड है। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो उस फिनोमेना हमको बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एटाविज्म, ठीक है। चलो तीसरा है हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ, हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। तो हार्डी-वेनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया जो डिस्क्राइब करता है कंडीशन ऑफ नो एवोल्यूशन। हाँ, सो इट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ नो एवोल्यूशन। तो नो एवोल्यूशन मीन्स कि ये ऐसी कंडीशन आपको दे रहा है कि अगर आपको ये कंडीशन मीट होगी तो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी और इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बोलता क्या है, ठीक है ना, व्हाट डज दिस हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ स्टेट, ठीक है ना, इट स्टेट्स दैट in a randomly mating population, एक randomly mating population क्या होता है? जहां पर हर इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने का इक्वल चांस हो, ठीक है ना। इन ए रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसीज रिमेन कॉन्स्टेंट, द जीन फ्रीक्वेंसीज remain constant, the gene frequencies remain constant if some factors are absent, if some evolutionary forces are absent. कौन कौन से evolutionary forces? If mutation, recombination, genetic drift, natural selection, etc. और एब्सेंट, अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट होगी। अब देखो इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, ठीक है ना। तो हार्डी-वेनबर्ग्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करते हैं P से,
डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं p से, स्मॉल p से, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से। और मैथमेटिकली फिर ले लिखते हैं अपने एक्सप्रेशन p प्लस q हमेशा बराबर होगा 1 के, जिसको अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स वो आएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वहाँ पे p स्क्वायर जो है ना, p स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ट्वाइस पी क्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, और क्यू स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, रिसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ इट। इतने हमारे क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, तो आई होप इनसे आपको फ़ायदा मिला होगा। ठीक है ना, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ज़ूलॉजी सिलेबस ऑफ 12th क्लास बोर्ड्स। तो सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, एंड आई ऑल्सो एडवाइस कि जिसको पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें पढ़ के जाए, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा गेस कर पाए कि बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे और सारे के सारे गेस कर पाए। तो देयर विल बी स्टिल सम क्वेश्चंस जो आपके अनएक्सपेक्टेड आएंगे, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड द होल टीम। थैंक यू वेरी मच।